और वो उसी पर मुझसे बात करने के मूड में था। वो तुमसे खौफजदा बल्कि दहशत ज़दा है और नौकरी छोड़ना चाहती है। मैंने किसी घुमाओ फिराओ के बगैर बराह रास्त उसे असल बात से आगाह कर दिया। क्यों? उसकी तहय्युर ज़दा आवाज़ पे वो मुझे कैसे जानती है? वो हबीब जिवानी उर्फ अकबर अली नामी एक शख्स से खौफजदा है। वो शख्स ज़बरदस्ती उसका आशिक बन बैठा है। बेला को ये मालूम नहीं कि वही आदमी ट्रेड लाइन का चीफ भी है। उसकी कहानी सुनने के बाद मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि यह खेल तुम्हारा ही हो सकता है। मैं आज उसे नौकरी से फारिग करा दूंगा। मेरा ख्याल था कि वो राह रास्त पर आ चुकी है, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक जहर भरा हुआ है। अंधेरे में उसकी खुशीली बड़बड़ाहट उभरी। फिर उसने मुझसे सवाल किया, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें पूरी कहानी सुनाई होगी? पता नहीं वो क्या चाहती है। कुछ भी नहीं। वो बड़े शहर की बड़ी बातों से खौफजदा हो गई है और अपने पुराने माहौल में वापस लौट जाना चाहती है। मैं आज भी दफ्तर ना आया होता तो वो किसी और को अपना राजदार बना लेती। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है जैसे उसके सब्र ज़ब्त का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो चुका है। उसने मेरी बात काट दी और तेज लहजा मुकराया, वो बिल्कुल उल्लू की पट्टी है। मैं उसकी जिंदगी संवारनी चाह रहा था, लेकिन वो खुद को तबाह करने पर तुली हुई है। तो फिर ऐसा ही से तुम उसको फारिग करा दो। अंधेरे की वजह से मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी गुफ्तगू से बखूबी अंदाजा हो रहा था कि उसके तेवर खराब थे। ऐसे माहौल में उसे मजीद कोई बात करनी बेसूद थी, इसलिए मैंने खामोश रहने में ही आफियत समझी। वरना मैं उससे इतना जरूर पूछना चाह रहा था कि क्या उसके लिए कराची जैसा वसी व अरीज शहर खराबात बिल्कुल ही बंजर हो गया था, जो उसने अपनी अच्छी हवस सर्द करने के लिए अपने घर पर बुरी निगाह डालने का फैसला किया था। वो अच्छी लड़की मालूम होती है। तुम्हारे घर पर पुराने अखबारात का बंडल उसके हाथ में लगा होता तो उसके साथ तुम्हारी दोस्ती बरसों चल सकती थी। तनकीद करने के बजाय मैंने दूसरे अंदाज से उसे छेड़ा। मालूम होने और वाकई होने में बड़ा फर्क होता है। उसकी तल्ख आवाज उभरी, वो नेक होती तो मेरी लाइल्मी में दराजों और अलमारियों की तलाश न लेती। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो ज्यादा वक्त गुजारने से पहले ही मेरे सामने बेनकाब होगी, वरना वो किसी दिन ये सुराग भी लगा सकती थी कि मैं ही ट्रेड लाइन का चीफ भी हूँ। दरअसल नाली में पलने वाले कीड़े गलाजती में खुश रहते हैं। उन्हें खुशबूदार फूलों की क्यारियों में पालने की कोशिश की जाए तो बहुत जल्द घुट कर मर जाते हैं। इजाजत हो तो मैं तुम्हारी इंतकाम ही से सईद को हदाया दे दूं। ये काम तुम अपने कमरे से भी करो तो बेहतर होगा। उसने खुश्क लहजे में कहा, नबीला को यह जरूर बता देना कि उसने दूसरों में जहर फैलाने की कोशिश की तो मैं उसका हशर खराब कर दूंगा। मैं उसे ऐसी हदायत दे ही नहीं सकता। मैंने मासूमाना हैर से कहा, उसने मुझे अपने किसी चनासा का किस्सा सुना है। उस खुद भी ये मालूम नहीं है कि हबीब जिवानी ही ट्रेड लाइन का चीफ है। फिर मैं अजनबी के बारे में उसे क्या कह सकता हूँ? मेरी तावील पर वो कदरे चिढ़ कर बोला, एक अमूमी हदायत तो दी जा सकती है कि वो अपनी कहानी अपने ही साथ ले जाए, वरना उसके किस्से हमारे दफ्तर में गर्दिश करते रहेंगे। ठीक है। मैं सर झुका के उसके दफ्तर से बाहर निकलता चला गया। मेरे बाहर जाते ही उसके दरवाजे पर सुर्ख बल्ब रोशन हो गया, जिसका मतलब था कि वो तखलिया चाहता था। अभी जिवानी अपने दफ्तर में बैठकर भी सारी बातों से बाखबर रहता था, इसलिए मैंने एक बार फिर बेला को अपने दफ्तर में तलब किया। खौफ और परेशानी से उसका चेहरा धुआं हो रहा था। वो मेरे सामने जुबान तो खोल बैठी थी, मगर उसे यकीन नहीं था कि उस जसारत के नतीजे में उसके साथ कोई अच्छा सलूक किया जाएगा। उसके अंदर आते ही मैंने इंटरकॉम पर सईद को हदायत की कि वो फौरन बेला का हिसाब करा दे, ताकि मेरे दफ्तर से वापसी पर उसे फौरन मुलाजमत से फारिग किया जा सके। मेरी हदायत सुनकर बेला के चेहरे पर ममनूनियत के जज्बात उमड़ आए और वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर दबी दबी आवाज में बेसाख्ता रोने लगी। जो तुम चाहती थी उसका बंदोबस्त हो गया, लेकिन दफ्तर के किसी आदमी से अपने मसले पर बात न करना, हिसाब वसूल करो और खामोशी के साथ चली जाओ। मेरा मशवरा तो ये है कि तुम्हें कराची में ठहरने की सूरत ही नहीं है। यहाँ से जल्द अज जल्द मुल्तान रवाना हो जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर रहेगा। मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे इस तरह खौफजदा तो ना करें। वो रोने के दौरान बोली, मैं नौकरी छोड़कर शायद बिल्कुल ही अकेली रह जाऊंगी। मुझे मालूम है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे कुछ देर तक समझाने बुझाने के बाद मैंने उसे वापस लौटा दिया। नबीला एक लड़की थी। उसने दफ्तर आते ही मुझे अपने मसले में उलझा लिया था, लेकिन उसका मामला तय होती ही मेरा ज़हन गजाला की तरफ चला गया। उसके हालात बहुत मुख्तलिफ और बावकार थे, लेकिन वो भी एक लड़की ही थी और परदेश में खैर यकीनी सूरत हाल से दो चार थी। मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता था कि सुल्तान शाह ने वहां पहुंचकर सूरत हाल को संभाल लिया। मेरे अपने हिसाब से डान के पैगामात का सिर्फ एक बहाना था, वरना कुदरत ने मुझे बेला की मदद के लिए कराची में रोका था। उस रोज मैं ट्रेड लाइन के दफ्तर आने के बजाय हांगकांग रवाना हो गया होता तो बेला अपनी मदद के लिए किसी से भी रुजू नहीं कर सकती थी। वो दफ्तर में जिस किसी को ये बताती कि उसका चीफ एक मुजरिम है और रूप पतल करना है डटाई के साथ उसे अपना खिलौना बनाए रखने पर तुला हुआ है, तो वो उसकी अल्जाम तराशी पर हर किस एतबार न करता। कभी इम्कान यह था कि शेर शाह वगैरह के जरिए वो खबर हबीब जिवानी तक पहुंच जाती और बेला को उसी इमारत के किसी गुमनाम गोशे में नाहित बेरहमी के साथ ज़िबा कर दिया जाता। हबीब जिवानी माफिया का ब्यूरो चीफ था और उस पर इल्जाम तराशी की सजा मामूली नहीं हो सकती थी। मेरा ख्याल था कि मैंने एक नेक काम सर अंजाम दिया तो उसके सिले में कुदरत को गजाला पर मेहरबान होना चाहिए। 2 बज गए, लेकिन हबीब जिवानी ने मुझे अपने कमरे में तलब नहीं किया तो मुझे तशवीश होने लगी।
लम्हा भर के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं उसने बेला को अपने कमरे में न तलब कर लिया। बेला वहां जाती तो अपने चीफ की आवाज़ सुनते ही हर एहतियात को फरामोश करके जज्बाती हो जाती और हज़यान के आलम में ऐसी बातें भी उगल सकती थी जो उसने हबीब जवानी से छुपाई हुई थी। ऐसी बातें सुनने के बाद वो बेला का तो जो हशर करता सो करता, लेकिन मेरी तरफ से भी उसके दिल में बदगुमानियां पैदा हो सकती थी कि मैंने उसके मुकाबले में दफ्तर की एक मामूली मुलाजमा को तरजीह देते हुए उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। जब मजीद 10 मिनट गुजर गए तो मुझे शुबा होने लगा कि मुझसे नाराज़ ना हो क्या हो। अंदर की सूरत हाल का सुराग लगाने के लिए मैंने शेरशाह को तलब किया तो पता चला कि वो फौरी नौयत के किसी आम काम से बाहर जा चुका था। वो कहाँ और कितनी देर के लिए गया था उस बारे में सब लाइल्म थे। मेरे ज़हनी तनाव में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होने लगा, जिसका नतीजे में मेरी ऐश ट्रे में अजली सिगरेटों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा होने लगा। मैंने इसरारी तौर पर सईद से दरियाफ्त किया तो पता चला कि मेरी हदायत मिलने के 10 मिनट बाद ही बेला को उसके वाजिबात अदा करके दफ्तर से रवाना कर दिया गया था। उसका मतलब था कि हबीब चेवानी ने बेला के मामले में ज़ाती तौर पर दखल अंदाज होने की कोशिश नहीं की थी। उस वजह से मेरा ज़हनी दबाव खासा कम हो गया, लेकिन परेशानी कम ना हो सकी। 2:30 बजे से चंद सानिये कबल हार्टलाइन का बजर बोला तो मेरा दिल खुश हो गया। अच्छे लोगों की नाराज़गी से तशवीश का लाहक होना एक कुदरती अमर होता है, लेकिन उस रोज़ मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाज़ हालात में नापसंदीदा लोगों की बरहमी या बेनियाजी भी ज़हनी सुकून को बर्बाद करके रखती थी। डान 3 आज रात कराची पहुंच रहा है, हबीब जवानी हार्ट लाइन पर कह रहा था, तो मैं रात को 8 बजे डिफेंस के फेज़ 5 में मकान नंबर 30 पर पहुंचता है। तो क्या वहाँ डान से भी मुलाकात होने का इम्कान है? मैंने पूछा। बाज़ तुम बिल्कुल खाली सेहन हो जाते हो। उसका लहजा खुश्क हो गया। रात के 8 बजे मैं तुम्हें राग रंग की किसी महफिल में तो नहीं बुला रहा। तुमने डान के सामने इससे ज़हनी हालत का मुजाहरा किया तो वो खासी दुरुस्ती से पेश आएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं पूरी एहतियात से काम लूंगा और तैयारी के साथ वहां आऊंगा। अब दफ्तर में मौजूद रहने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। उसने मुझे खुशखबरी सुनाई और उसके बाद हार्टलाइन यक बयक बेजान की। मैंने उसके खुश गुफ्तगू से उसके बिगड़े हुए मूड का अंदाजा लगा लिया था। बेला वाला मामला उस कदर पेचीदा और असाब शिकन था कि हबीब चेवानी का परेशान होना हक बजानिब था। उसने अपनी दानिश में हाथ पांव बचाकर बेला के साथ रंगरलियों का बाजार सजाया था, लेकिन नहायत कलील सी मुद्दत में वो मामला मेरे इल्म में आ गया था। हबीब जवानी के लिए वो बात ऐसी ही थी जैसे आसमान की तरफ फेंका हुआ फसनी जूता फेंकने वाले के मुंह पर वापस आ पड़े। ऐसी सूरत हाल में वो झल्लाहट और चिड़चिड़पन का मुजाहरा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं फौरी तौर पर दफ्तर छोड़कर अपने फ्लैट के लिए रवाना हो गया। मेरे हिसाब से सुल्तान शाह को हांगकांग पहुंचते हुए कई घंटे हो चुके थे। अगर हालात साजगार थे तो उसे उस वक्त तक गजाला से मुलाकात करने में कामयाब हो जाना चाहिए था। उसे गजाला के बारे में मेरी परेशानी का पूरा इदराक था और मुझे कभी उम्मीद थी कि वो कामयाबी हासिल करने के बाद मुझे फ़ोन करने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएगा। घर पहुंचने के बाद मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई और काम नहीं था, इसलिए मैं नहाने धोने के बाद शहनाज गुल के रोमान अंगेज मजमुआ कलाम संभाल कर बिस्तर पर दराज हो गया। एक तरफ वो लतीफ़ और दिल में उतर जाने वाली शायरी थी जिसके एक एक लफ्ज़ से इश्क व मोहब्बत का मावराई करीना झलकता है, तो दूसरी तरफ हबीब जवानी की नफ्सियाती चीरा दस्तियों की कहानी मेरे जहन में ताज़ा थी। वो एक ही जज्बे की दो इंतहाएं थीं जिनसे जाहिर होता था कि फरिश्तों को शर्मा देने वाला इंसान इंसानियत का लबादा उतार फेंके तो वह शैतान को भी मात दे सकता है। मेरे ख्यालात तो इधर उधर भटकते रहे, लेकिन एक बात मेरे ज़हन में तसलसल के साथ चुप रही थी कि शेरशाह दफ्तर से अचानक कहाँ गायब हो गया था। उसके बारे में दफ्तर के सब लोग लाइल्म थे, जिसका मकसद था कि वो हबीब जवानी की बराह रास्त और हंगामी हदायत पर कहीं रवाना हुआ था। एक इम्कान यह भी हो सकता था कि डान 3 की मुतवक्का आमद के पीछे नजर हबीब जवानी ने शेरशाह को मेहमान खाने की सफाई आराइश और देखभाल के लिए रवाना किया, लेकिन मेरा ज़हन उस इम्कान को कबूल नहीं कर रहा था। आखिरकार 4:45 बजे के करीब मैंने दफ्तर फ़ोन करने का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल था कि शेरशाह जहां भी गया होगा उस वक्त तक अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर वापस दफ्तर लौट चुका होगा। फ़ोन मिलने पर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। चीफ दफ्तर में मौजूद नहीं था, लेकिन शेरशाह वापस आ चुका था। खैरियत तो है, आज तुम दफ्तर से अचानक ही गायब हो गए थे। मैंने उसकी आवाज़ सुनकर पूछा। आज चीफ का मूड बहुत ख़राब था, उसी के काम से गया था, थोड़ी देर पहले वापस आया। क्या कोई बहुत खुफिया काम था? मैंने किसी तजस्सुस का इजहार किए बगैर सरसरी अंदाज में पूछा। नहीं। उसकी आवाज़ से उदासी मुतरश्शिर थी। बेला को पहुंचाने के लिए गया था। बेला को पहुंचाने? मैंने हैर से पूछा। यकीन नहीं आता कि हमारे दफ्तर से किसी को इतनी इज्जत के साथ रुखसत किया गया। उसने अपनी किसी हरकत से चीफ को गुस्सा दिला दिया था। उसने खुद अपने हक में कांटे बोए होंगे, वरना चीफ अपने अमले के बारे में ऐसा संग दिलाना रवैया इख्तियार करने का आती नहीं है। संग दिलाना रवैये के जिक्र ने मुझे चौंका दिया। वो यकीनन कुछ और ही बात थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। तुम गोल मोल बातें क्यों कर रहे हो? खुद ही बात छेड़ी है तो खुलकर बताओ कि क्या मामला है। तो क्या तुम वाकई बेखबर हो बास? मेरी इस्तफसार पर उसकी तहय्युर ज़दा आवाज़ सुनाई थी। मैंने सुना है कि वो दोबारा तुम्हारे दफ्तर में आई थी और तुम ही ने उसे नौकरी से निकालने का हुक्म दिया था। यह दुरुस्त है, लेकिन उससे आगे कुछ मालूम नहीं मुझे। वैसे चीफ उससे वाकई बरहम था। वो बस से उतरने के बाद सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार कार की जद में आकर मारेगी। उसे टक्कर मारने वाला कार समेत जाय वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया।
वो खबर सुनकर लम्हा भर में पूरी बात रोज़े रोशन की तरह आया होगी, लेकिन उसी के साथ मेरा ज़हन माऊफ होकर रह गया। वो सफा की और दरिंदगी की नहायत शर्मनाक मिसाल थी। हबीब जीवानी को ये मालूम नहीं हो सका था कि बेला उसके हर राज से वाकिफ हो चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी उस लड़की को चंद घंटे भी जिंदा नहीं रहने दिया। शेरशाह से बेला को कुचलने वाली कार के बारे में कुछ पूछना महसूस था। अपने चीफ की हदायत पर उसने बेला की बस का ताक़ुब किया और जब वह सड़क अबूर करने लगी तो शेरशाह ने यक बयक अपनी कार की रफ्तार बढ़ाकर उसे रौंदा और तेजी के साथ फरार हो गया। ये बेला की बदकिस्मती थी कि उस दिन वो दफ्तर से कबल अज वक्त ही चली गई थी। वो ऐसा वक्त था कि सड़कें अमूमन वीरान होती हैं। शाम में ट्रैफिक के अज़दहाम का वक्त होता तो शायद शेरशाह को उसे छूना भी नसीब न होता और वो खैरियत के साथ अपने घर पहुंचाती। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। वो अच्छी लड़की थी। मैंने इब्तदाई झटके से संभलने के बाद अपने जज्बात को छुपाते हुए कहा, फिर गैर जरूरी तौर पर उसे हदायत की, अब उसे भूल जाओ। चीफ अपने मामलात को हम सबसे बेहतर समझता है। अब किसी और से इस अफसोसनाक हादसे का जिक्र न करना, बहुत बेहतर। लेकिन तुमने इस वक्त मुझे क्यों याद किया था? उसने पूछा। अस्काच विस्की की 2 बोतलों की जरूरत थी, मैंने बात मनाते हुए कहा, लेकिन बेला के हादसे की खबर सुनकर मूड गारत हो गया। अब उसे भी भूल जाओ, मूड हुआ तो कल देखा जाएगा। शेरशाह बेला जैसी मासूम और मसलूम लड़की का कातिल था। वो उस वक्त मेरे सामने होता तो मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर समझ लेता कि उस खबर से मुझे कितनी अजियत पहुंची थी, लेकिन गनीमत ये था वो मुझसे बहुत दूर था। मैंने उसे मजीद कोई बात किए बगैर रिसीवर रख दिया। बेला की नागहानी मौत की खबर ने मेरा दिल बोझल कर दिया था। मैंने किताब एक तरफ फेंकी और बिस्तर पर ऊंधा गिर गया। 6 बजे फोन की घंटी ने मुझे दोबारा बिस्तर छोड़ने पर मजबूर किया तो मेरी आंखें नमनाक थीं और दिल बदस्तूर बहुत भारी हो रहा था। बेला से मेरी कोई शनासाई नहीं थी, लेकिन वो जिस बेबसी की मौत मारी गई थी उसने मेरे वजूद की बुनियादों को हिला कर रख दिया था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या गुंडों, बदमाशों और मुजरमों के सिवा किसी को अपनी पसंद के मुताबिक जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आने वाली निस्वानी आवाज पहचान कर मेरी उदासी और मायूसी यकबयक कफूर होगी, क्योंकि वो कवांग फू की सेक्रेटरी की रसीली आवाज थी। मैं डैनी बोल रहा हूँ, कहो क्या खबर है? मैंने उसके बराह रास्त सवाल के जवाब में कहा, तुमने सुल्तान शाह को हांगकांग भेजा है? उसने पूछा और मैं चीनी लबो लहजे में सुल्तान शाह के नाम की दुर्गत सुनकर दिल ही दिल में हंस पड़ा। हाँ, मैंने जल्दी से कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ वो कहाँ है? ओह, फिर तो वाकई गलती होगी। उसकी मुतासफाना आवाज उभरी। डान के आदमी उसे पकड़ कर मुकाव ले आए हैं, लो उससे बात कर लो, वो हमारे पास ही मौजूद है। मैं अब तक गजाला से मिल चुका होता, लेकिन इन चिपटियों ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं थोड़ी देर पहले बोर्ड से मकाऊ लाया गया हूँ। सुल्तान शाह की गुस्सीली आवाज़ सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने हर से पूछा। इन लोगों को तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, इन्होंने अपनी दानिश में गजाला की मदद ही की है। सुल्तान शाह की आवाज़ जहरीली होगी। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है कि ये क्वांग फू के आदमी है, वरना मैं तो परेशान हो गया था कि हांगकांग में मेरे कौन से दुश्मन पैदा हो गए जो मेरे पहुंचते ही मेरी आज़ादी के दुश्मन हो गए। इनसे तुम्हारा टकराव कहाँ और कैसे हो गया? मैं सूरत हाल से माजूस हो रहा था। मेरे लिए यह अमर इत्मीनान का बायस था कि सुल्तान शाह वक्त ज़ाया किए बगैर खैर आफियत के साथ मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका था। नए आदमी के लिए हांगकांग और लोलोन का चक्कर बहुत उलझा देने वाला है। इससे वाकिफ होने के बाद मैं कोलोन पुलिस स्टेशन में अपना नाम रिकॉर्ड करवाने में कामयाब हो गया। उन लोगों ने गजाला से मुलाकात कराने के लिए मुझे कल सुबह 10 बजे का वक्त देकर फारिग कर दिया। मालूम होता है कि क्वांग फू के आदमी उस पुलिस स्टेशन के अंदर और चारों तरफ फैले हुए और दिन रात कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन से निकलकर टहलता हुआ थोड़ी दूर ही क्या था कि एक गली में अचानक 2 कमसिन चीनी लड़कों ने दोनों तरफ से मुझे घेर कर अपनी जेबों में छुपे हुए पिस्तौलों की नालें मेरे पहलुओं से लगा दी और धमकी दी कि मैंने जरा भी मुजाहमत की तो वो मुझे कुत्ते की मौत मार देंगे। मेरे कुछ समझने से पहले ही एक कार आई और उन्होंने मुझे पिछली सीट पर बिठाकर सफर शुरू कर दिया। बारौनक बाजारों और सड़कों से गुजरने के बाद उस सफर का इख्तिताम एक नीम वीरान समंदरी घाट पर हुआ, जहाँ कई बड़ी किश्तियां लंगर अंदाज थी। उन लोगों ने मुझे किश्ती में इंजन रूम की तंग और गर्म जगह में बंद कर दिया। पिस्तौल से मुसल्ला एक आदमी वहां भी मेरे सर पर मुसल्लत था, जो रास्ते भर पलक झपकाए बगैर किसी सांप की तरह मुझे घूरता रहा। 2-2.5 घंटे के बहरी सफर के बाद मुझे यहाँ उतारा गया तो पता चला कि मैं मुकाव में हूँ और मुझे लाने वाले क्वांग फू के आदमी है। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे ये खबीज पहले से मेरे हाथ में लगे हुए थे। पहली बात तो ये याद रखना कि चेहरों से कम से नजर आने वाले चीनी दरअसल कम से नहीं होते। मैंने उसकी बिपता सुनकर कहका लगाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि ये लोग गजाला की इतनी हिफाजत कर रहे हैं। तुमने पुलिस स्टेशन में गजाला से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और तुम उनकी नजरों में आ गए। यानी अंदाजा नहीं हो सका कि तुम गजाला के दोस्त हो या दुश्मन, इसलिए ये तुम्हें पकड़ कर मुकाव ले आए। अफून डॉन की सेक्रेटरी को दे दो। गलतफहमी दूर हो जाने के बाद ये लोग शायद रातों रात तुम्हें दोबारा कोलोन पहुंचा देंगे। ये मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। तुम इसे समझा देना कि मैं अपना ज्यादा वक्त हांगकांग में नहीं गुजारना चाहता। गजाला से मुलाकात होते ही मेरी वापसी का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, चाहे तुम्हारा साथी गुस्से में। कहते तवक्कुफ के बाद वही निस्वानी आवाज आई। उर्दू ना जानने के बावजूद उसने सुल्तान शाह के लबो लहजे और चेहरे के तासरात से उसके मूड का अंदाजा लगा लिया था। गुस्से में होना ही चाहिए।
तुम्हारे आदमियों को इसे मकाऊ लाने से पहले ये तो देख लेना चाहिए था कि वो दोस्त है या दुश्मन। इसे सुबह 10 बजे लड़की से मिलना है। अब तुम्हारे आदमियों को दोबारा हांगकांग की तरफ दौड़ लगानी पड़ेगी। थोड़ी सी अकल खर्च करके इस भाग दौड़ से बचा जा सकता था। तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे जज्बाती साथी ने कोई मुजाहमत नहीं की और जिंदा सलामत यहाँ पहुंच गया। उसने जरा सी भी गड़बड़ की होती तो डॉन के आदमी इसे मारकर हार्बर ही के पानियों में फेंक चुके होते। डॉन की सख्त हदायत है कि जो भी उस लड़की के हवाले से सामने आए उसे उठाकर मकाऊ पहुंचा दिया जाए। आजकल उसने हांगकांग में अपनी तमाम सरगर्मियां बंद की हुई हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो अपनी तौहीन पर कितना बरहम है। फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने डॉन की बरहमी पर कोई तबसरा किए बगैर पूछा। तुमसे बात हो जाने के बाद सुल्तान शाह को कोलोन भेज दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उस लड़की को खुद निकालने के बजाय डॉन के पनाह में जाने का मशवरा देगा, क्योंकि पुलिस की नजरों में डॉन की पोजीशन इस तरह साफ हो चुकी है। इस तरह डॉन का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। लड़की को पुलिस की तहवील से निकाल कर कराची में पहुंचाने का काम डॉन के अलावा और किसी के बस का नहीं है। सुल्तान शाह तो उस लड़की की रिहाई के बाद अगली परवाज से वापस आएगा। यह फैसला डॉन ही करेगा। उसका लहजा फैसला कुन था। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि लड़की अपनी आजादाना मर्जी के साथ डॉन के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर करे, ताकि डॉन को होटल की नजरबंदी से निजात मिले। पिछले 10 बरसों में डॉन पहली बार इस तरह के किसी चक्कर में मुलव्वस हुआ है। अब यह मामला डॉन के माहिर हाथों में, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने सुकून के साथ कहा, अब तुमसे सुबह बात होगी। हो सके तो काम बनने के बाद तुम खुद ही मुझे बाखबर कर देना। डॉन की मुंह बोली, बेटी कहाँ है और कब तक वापस आ रही है? पता नहीं, मैंने अपनी लालमी जाहिर की। फिर सवाल किया, तुम बार बार उसके बारे में क्यों पूछती हो? वक्त आने पर तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा। फिलहाल डॉन की वापसी की दुआ करो। उस अलविदाई फिक्रे के साथ ही दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। मेरे लिए मकाऊ से आने वाली वो फोन कॉल बहुत आम थी। ठीक 7:30 बजे मैं माफिया वालों की गाड़ी में फ्लैट से रवाना हो गया। कुछ अरसा कबल मुझे ये खबरें मिल चुकी थी कि मेरे मामले पर शी और माफिया के बड़ों का एक मुश्तरका इजलास होने वाला है, जिसमें मेरी वजह से रुनमा होने वाले बाहमी इख्तिलाफात को ख़त्म करना मकसूद था। लेकिन बाज नागुज़ीर वजूह की बिना पर उस मुश्तरका इजलास के इनेकाद की नौबत नहीं आ सकी थी। इसलिए मैंने ज़हनी तौर पर खुद को ऐसी किसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। सियासत की तरह मुनज़्ज़म जराइम की दुनिया में भी मुद्दतों से ये दस्तूर चला आ रहा है कि हरीफ तंजीमों के अराकीन हर सतह पर एक दूसरे को खून के प्यासे बने रहते हैं। ऊपर वालों की जानिब से ऐसी कशीदगी को खूब हवा दी जाती है, लेकिन जब बड़े एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिजाज और लब लहजा में उस कशीदगी का दूर दूर तक शायबा नहीं होता। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में किसी मातहत रुकन को अपने किसी इकदाम के वजाहत करने की जरूरत पेश आ जाए तो उसकी हालत काबिल रहम हो जाती है। मैं उसी अधेड़ बुन में डूबा हुआ 10 मिनट में मतलूबा मकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वो एक वीरान सी सड़क पर बहुत वसी और अरीज मकान था, जो गालबन 4000 गज के दोहरे प्लाट पर बना हुआ था। वो इलाका गैर आबाद नहीं था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के साथ ही उनके मुलाजमीन भी गालबन अपनी अपनी 4 दीवारियों में मगन रहने की आती थी, जिसकी वजह से पतली सी जैली सड़क बिल्कुल ही फिरान नजर आ रही थी। मेरे मतलूबा मकान में जलने वाली रोशनियों से अंदाजा हुआ कि उस प्लाट के रकबे के लिहाज से वहां का तामीरी रकबा बहुत कम था। फाटक से काफी अंदर वाक़ इमारत के गिर्द बकिया जमीन पर गालबन बाग या लान वगैरह फैला हुआ था, जिसकी वजह से दूसरे महल नुमा मकानात के मुकाबले में वो इमारत खासी हकीर नजर आ रही थी। हबीब जीवानी ने मुझे वहां पहुंचने के लिए 8 बजे का वक्त दिया था, इसलिए मैं 20 मिनट पहले वहां घंटी बजाने के बजाय वक्त गुजारने के लिए आगे निकलता चला गया। साहिल के साथ बनी हुई मेरीन ड्राइव का एक तवील चक्कर लगाने के बाद मैंने दोबारा अपनी मंजिल का रुख किया तो वक्त पूरा हो चुका था। उस इलाके के रिवाज के मुताबिक मुझे इमारत के आईनी फाटक के सामने गाड़ी रोककर हारन बजाना चाहिए था, मगर मैं हबीब जीवानी या डॉन से मुसावियाना सतह पर मिलने नहीं आया था, बल्कि उनका मातहत था। इसलिए मैंने कार एक किनारे से लगाकर बेल का बटन दबा दिया। जवाब में फाटक की जैली खिड़की खुली और एक मुसल्ला चौकीदार ने बाहर आकर मेरा नाम दरियाफ्त किया। उसे शायद मेरे बारे में हदायत मिल चुकी थी, इसलिए उसने मुझे गाड़ी समेत अंदर आने का इशारा करते हुए पूरा फाटक खोल दिया और मैं इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को तवील ड्राइववे पर लेता चला गया। अंदर मुख्तसर सी इमारत चारों तरफ से बाग और दरख्तों में घिरी हुई थी। मेरे पोर्च में रुकते ही बरामदे से एक दराज कामद शख्स बरामद हुआ। मेरी कार की चाबी लेते हुए मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं बरामदे से गुजर कर लाउंज में पहुंचा तो सामने ड्राइंग रूम में हबीब जीवानी की झलक नजर आई और मैं कदम उसी तरफ हो ली। हबीब जीवानी उस वक्त अकेला ही था। उसने रस्मी अंदाज में मुझसे हाथ मिलाया और मैं अमकाना अंदाज में एक सोफे पर सुकड़ कर बैठ गया। मेरी निगाहें उस कमरे में मौजूद बेशकीमत आराइशी अशिया और फर्नीचर वगैरह के जायजे में मसरूफ होगी। 8:05 पर अंदरूनी कमरे से भारी जिस्म वाला एक पस्ता कामद सफेद पाम नमूदार हुआ तो हम दोनों ही मशीनी अंदाज में उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। वो गैर रस्मी मुलाकात थी, लेकिन आने वाले के बदन पर बेशकीमत स्याह सूट और सफेद कमीज के साथ ही टाई भी मौजूद थी। उसकी रंगत सुर्ख सफेद थी, लेकिन उसके मुतवर्रम पपोटों के दरमियान सुखड़ी हुई आंखें उसकी चीनी निजात होने का ऐलान कर रही थी। हम दोनों से हाथ मिलाए बगैर बेपरवायाना अंदाज में एक सोफे पर धंस गया।
उसकी तकलीद में हम दोनों भी अपनी जगहों पर विराजमान हो गए। तो तुम डैनी हो? डॉन ने गौर से मेरी तरफ देखते हुए नहायत शाइस्ता और निखरी हुई अंग्रेजी में कहा, यह मेरी खुशनसीबी है कि तुम मेरे नाम से वाकिफ हो। मैंने अपने सर को असबाद में जुम्बे देकर खुशामदाना लहजे में कहा, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि तुमने चीफ के साथ मुझे भी मुलाकात का मौका दिया है। वो अपनी उंगलियों में दबा हुआ सिगार सुलगाने में मसरूफ हो गया। चंद सालों बाद उसने सिगार का पहला कश लेकर धुएं का मरगोले बखेरे तो ड्राइंग रूम नफीस तंबाकू की खुशबू से भर गया। अभी तक जहाँ के मामलात तसल्ली बख्श नहीं है। डॉन ने चंद सानियों की खामोशी के बाद फिक्र अंगेज लहजे में बोलना शुरू कर दिया। पिछले वर्षों में अफगानिस्तान के हालात की वजह से सरहदी इलाकों में अफीम की काश्त और हेरोइन की तैयारी में अचानक ही काबिल रश्क इजाफा हुआ है और यह इलाका देखते ही देखते हेरोइन की सबसे बड़ी पैदावारी मंडी में तब्दील हो गया है। लेकिन बाज नागुज़ीर वजूह की बिना पर हम आज तक इस तजारत में अपना जायज हिस्सा हासिल करने में नाकाम रहे। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ तो हबीब जिवानी फौरन ही बोल पड़ा, मैं तुम्हारे इस तजज़िये से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि इस नाकामी में हमारी कोताही से बढ़कर उन अनासर का दखल है जिन पर हमें कोई इख्तियार हासिल नहीं। वो हमारे काम शुरू करने से पहले यहाँ मौजूद थे। डॉन के होंठों पर सर्द और इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई और अपने हाथ से हबीब जिवानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, चीफ, हम यहाँ बेलाग जायजा लेने के लिए जमा हुए हैं। हमें गैर जरूरी तनकीद और मुदाफ़त से गुरेज करना चाहिए। डॉन के उन अल्फाज पर हबीब जिवानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सरसराती आवाज़ में बोला, मुझे अफसोस है डॉन, अब मैं मोहतात रहूंगा। मैंने उन ही अनासिर को नागुज़ीर वजूह में शामिल किया था जो हमारे जहन में है। ची हमसे पहले यहाँ मौजूद और मुनज़्ज़म थी। हमेशा ची को अपना हरीफ समझकर उसके मुकाबले की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों ये बात सामने आई है कि हमारे और शी के दरमियान कोई टकराव नहीं है। यहाँ उन लोगों के कुछ महदूद मकासद थे जो पूरे हो चुके हैं। अब वो हेरोइन की मंडी हमारे हाथों में देने के लिए हम आता है। उनके पसपाई से पैदा होने वाले खला की भरपूर कारोबारी फायदा उठाने के लिए हमें पेशावराना अंदाज में मुनज़्ज़म होकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा न किया गया तो इस इलाके में हमारी साख नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाएगी, जिसे मदर माफिया किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने एक मरतबा फिर खामोश होकर इस तफसार तलब निगाहों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और डांस से हम कलामी के बाद उस मरतबा फिर हबीब जिवानी नहीं और डांस से हम कलामी के आगाज में ही उस मरतबा फिर हबीब जिवानी नहीं जवाब दिया, अगर शी हमारे रास्ते से हट चाहती है तो हम तेजी के साथ पेशकदमी कर सकते हैं। इस इलाके में हम हर कारोबारी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शी की कुछ शराइत है। डान ने अपनी तेज नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज कर दी। वो चाहते थे कि डैनी को गैर मशरूत तरीके पर उनके हवाले कर दिया जाए। डान की जुबान से वो इंकशाफ सुनकर मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो कह रहा था डैनी ने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मगरबी ममालिक में भी उनके मफादात को भारी नुकसान पहुंचा है। जिमी लॉयड हर कीमत पर इसे अपने पास देखना चाहता है, लेकिन माफिया की कुछ अपनी रवायात हैं। हम अपने पनाह में आए हुए हर शख्स को उस वक्त तक भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं जब तक वो हमसे वफादार रहता है। हम डैनी को बददस्तों पा करके उनको नहीं सौंप सकते। ऐसा कोई भी इकदाम माफिया की रूह के मुनाफी होता, इसलिए हमने इससे तवील मुज़ाकरात किए और अब इन बातों पर समझौता होने के आसार नजर आने लगे। उनकी चंद बातों का ताल्लुक आज भी डैनी की ज़ात ही से है, इसलिए मैं आज खुद यहाँ नजर आ रहा हूँ। माफिया के लिए मैं हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हूँ जो मेरे बस में होगा। मैंने पूरे खलूस से कहा, सबसे पहले वो 3 सिल्वर आइज की वापसी चाहते हैं जो तुम्हारे कब्जे में है। मुझे अफसोस है कि मैं उनसे महरूम हो चुका हूँ। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, 3 सिल्वर आइज वीरा की तहवील में है और बीम गन कहाँ होती है? डान ने मेरे चेहरे पर से नजरें हटाए बगैर पूछा। उसका चार्ज खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। मैंने मजबूत लहजा में कहा, यानी उनके दोनों मुतालबे मुतनाज़ा हैं। डान ने गहरी संजीदगी के साथ कहा, इस बारे में मेरी बजाय जिमी लॉयड का इत्मीनान जरूरी है और मेरा ख्याल है कि डान का फिक्रा अधूरा रह गया क्योंकि अचानक ही हर तरफ अंधेरा फैल गया। उसके साथ ही बाहर खुलने वाली एक खिड़की की तरफ से बेआवाज फायर हुआ और गोली मेरे सर के ऊपर से गुजरकर दीवार में पस्त हो गई।